Okay, this is the part 4 of the DPSP, and let's start with the Article 42. Previously, I mentioned that कि यहाँ पे कुछ just और humane condition for the work and for maternity relief, ये बात आर्टिकल 42 में कही गई थी और मैंने ये बताया था कि कुछ ऐसे जो न्यायप्रिय और मनुष्य को मनुष्य जैसा ट्रीट करने के लिए कुछ ऐसे कंडीशंस को जो है प्रोवाइड किया जाए। ये प्रोविजंस किसको करने हैं? स्टेट को करने हैं कि वो व्यक्ति को एक उसकी ह्यूमैनिटी, उसका मतलब कि वो ह्यूमेन और जस्ट कंडीशन जो है वो व्यक्ति को प्रोवाइड करवा सके। और इसके लिए मैटरनिटी रिलीफ की बात करी गई थी। तो मैटरनिटी रिलीफ के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो है एक लाया गया था। इसके लिए कि विमेन जो कि गर्भवती महिलाएं होती हैं बेसिकली, उनको उनके गर्भावस्था के दौरान अ, और उसके बाद जब वो बच्चे को जन्म देना चाहें तो उस समय उनको क्या मिले, कुछ ऐसे बेनिफिट्स दिए जाएं जिससे कि उनका ये पीरियड जो है, वो जेस्टेशन पीरियड जो है पूरा क्या हो सके, स्मूथली जो है निकल सके। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट यानी इसको लॉ के माध्यम से मैंडेटरी किया गया कि जो विमेन जो कि गर्भवती अवस्था है उसके बाद वो बच्चे को जन्म देने वाली होंगी, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो ये किसको अप्लाई होता है? ऐसे शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट्स, माने कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी, जहाँ पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हो, यानी कि एम्प्लॉय की संख्या क्या हो, 10 से ज्यादा हो। तो ऐसी जगहों पर उन्हें क्या करना पड़ेगा? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को वुमेन को क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी उन्हें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इसके बारे में, किसमें? राइटिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, या फिर मेल के माध्यम से, या किसी और माध्यम से उनको क्या करना पड़ेगा? ये अवेयर कराना पड़ेगा कि अगर आप मैटरनिटी चाहें तो मैटरनिटी बेनिफिट को है जो है ले सकती हैं। पहले क्या था? ये 12 वीक्स के लिए प्रोवाइड किया गया था, ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर द 12 वीक्स। ठीक है, मैटरनिटी जब लीव पे महिलाएं होती हैं, यानी कि जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, तो उनको उनको 12 वीक्स का जो क्या मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। 12 वीक्स यानी कि 3 महीने का लगभग। इसके बाद 2017 में अमेंडमेंट करके इसका पीरियड कब तक कर दिया गया? 26 वीक्स तक कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो पीरियड है 2007 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, सॉरी, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद 2017 में इस पीरियड को क्या कर दिया गया? 26 वीक्स कर दिया गया। और 2017 के बाद ये भी मैंडेटरी कर दिया गया, जैसे मैंने कहा था ना कि क्रेचेस, क्रेचेस माने होता है बेटा जिनके बच्चे जो है वो 15 महीने से कम है। ठीक है, 15 महीने से कम के बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं। 15 महीने यानी 1.5 साल, 1 साल 3 महीने का जो बच्चा है, यानी ऐसी महिलाएं जो है अगर वो काम करना चाहती हैं तो इंस्टीट्यूशंस में यानी संस्थाओं में क्या होने चाहिए? क्रैचेस, जहाँ पे बच्चों को झूले वूले, मतलब ऐसी व्यवस्था करी है कि जहाँ पे विमेन जो है अपने काम के दौरान भी अपने बच्चों की देखभाल भी अपने वर्क प्लेस पर कर सके। ये क्रिचेस कहाँ पे स्थापित करने होंगे? जहां पर 50 से ज्यादा फीमेल वर्कर जो है ये काम करते हैं, ऐसी जगहों पर क्रिचेस स्थापित करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसमें क्या है? एक विमेन जो है काम करते वक्त 4 टाइम्स अ डे, यानी दिन में 4 बार अपने बच्चे को क्या कर सकती है? देखने जा सकती है। और यानी हफ्ते में क्या कर सकती है कि 2 नर्सिंग ब्रेक भी ले सकती है, जब जब तक कि उसका बच्चा कितने साल का नहीं हो जाता? 15 महीने का नहीं हो जाता है। और साथ ही साथ क्या कहा गया है कि मैटरनिटी रिलीफ हैज बीन एक्सटेंडेड टू विमेन एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन डेली वेजेस। ये भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी ये कहा गया था कि अगर मैटरनिटी रिलीफ से संबंधित कोई प्रोविजंस स्टेट बना लेता है, किसके लिए? विमेन एम्प्लॉयज के लिए, बल्कि ऐसा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, उसको क्या नहीं माना जाएगा? आर्टिकल 42 का वायलेशन भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके आपको याद रखने हैं। बेसिकली 2017 के बाद जो चेंजेस है, जैसे इस पीरियड को बढ़ाना, साथ ही 4 टाइम्स अ डे, उसके बाद 2 नर्सिंग ब्रेक्स देना, तो ये छोटी छोटी बातें जो है इम्पोर्टेंट है। इसका जो रेलेवेंस है वो आता है मेंस में। ठीक है, तो विमेन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं
उसमें स्टेट का क्या रोल होता है, तो वुमेन रिलेटेड इश्यूज जो हैं उसमें स्टेट के रोल की अगर बात की जाएगी तो आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो कि स्टेट इंश्योर करता है जस्ट और ह्यूमेन कंडीशन फॉर द वुमेन बेसिकली रिलेटेड टू देयर मैटरनिटी पीरियड। और इसके बाद जो आर्टिकल आता है हमारा, वो है हमारा आर्टिकल, इट इज आर्टिकल 42। इसके बाद हमारा आएगा 43, आर्टिकल 43। दिस इज आर्टिकल 43। आर्टिकल 43, इसमें सीधा लिखा हुआ है लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताती हूँ क्या है, तो ये थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। क्या था बेटा, ये जो आर्टिकल था ना 43, इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने कहने का मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 19, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1950 था ना, उसका जो था ये ड्राफ्टेड आर्टिकल था 34। इस पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसने डिबेट करी। अब ऐसी डिबेट क्यों करी होगी, उन्होंने ये डिबेट करी कि हमें, हमारे कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो कि क्या है, ट्रेडिशनल हैं, ठीक है, साथ ही साथ क्या है, जो कि हम इतने मतलब, क्या इनको ये आप सीधी सीधी से ये कह सकते हो कि यहाँ पे आर्टिजन्स की बात की गई है, ठीक है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ आर्टिजन्स काम करते चले आ रहे हैं, साथ ही इंडस्ट्रीज, इसको बोल सकते हैं हम इंडिजीनस इंडस्ट्रीज। कैसी इंडस्ट्रीज, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि आर्टिजन से जुड़ी हुई है, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, बहुत पहले से जो है हमारे भारत का हिस्सा है। लेकिन बेटे इनके साथ क्या हुआ, दे वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया यहाँ पे, डिस्ट्रॉयड देम। जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग, खिलौने बनाना, ये सब चीजें जो है, यानी हमारे छोटे छोटे से कपास उत्पादन करना, ये जो छोटे छोटे से बेटा इंडस्ट्रीज थे पहले भारत में, क्या हुआ, इन इंडस्ट्रीज का क्या हुआ, इस तरीके से दोहन किया गया, और साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर से जुड़े भी इंडस्ट्रीज थे जिनको ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से क्या किया, अपना विदेशी जो सिंथेटिक माल है उससे डंप करके भारत के बाजारों को, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, धीरे धीरे भारतीय बाजारों में खत्म कर दी। और इस कॉटेज इंडस्ट्री को बचाने के लिए, और यहाँ पे इंडस्ट्री को सिर्फ नहीं बचाना था, जो वर्कर्स थे उनका भी एम्प्लॉयमेंट चला गया था। तो ये जो अनएम्प्लॉयड सेक्टर जो है इन वर्कर्स का, इनको भी क्या करना, इनको मुख्य धारा में लाना, मेन स्ट्रीम में लाना। और क्यों लाना है, क्योंकि ये भारत के सोशियो इकोनॉमिक, क्योंकि ये भारत के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए आर्टिकल 43 जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कि भाई ऐसा है कि इन आर्टिजन्स को भी क्या करी जाएगी, सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। ऐसे इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे जो कि इन इंडस्ट्रीज को क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे इनके लिए पॉलिसी, और इनका क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका जो मूल उद्देश्य था
सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देना। हमारे देश की डेमोक्रेसी का सबसे मूल उद्देश्य है टू प्रोवाइड द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। जो है, हमने इस तरीके के आर्टिकल इंक्लूड किए जो कि हमारे आर्टिजन्स जो हैं उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखें, और ये हमारे इकोनॉमिक जस्टिस को भी दिखाता है। ठीक है, जो कि हमारे मॉडर्न और वेलफेयर स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट फॉर वेलफेयर स्टेट। जैसे आज आपको इसकी रेलेवेंस कहाँ दिखेगी, जब हमारे यहाँ पर कोविड की लहर आई तो आपने समझा होगा यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत आज भी हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को प्रमोट करना, जैसे मैंने ओडीओपी का भी डिस्कशन आपसे किया था, जैसे ओडीओपी ये हमारी क्या है, ये हमारी पुरानी इंडस्ट्री जो विलुप्त होती चली जा रही है उनके संरक्षण की बात तो की गई है। तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 43। इन व्हाट आर्टिकल? आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो था भारत में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करना। और जो इनजस्टिस, भाई ये आर्टिजन्स क्यों गरीब हो गए, क्यों अनएम्प्लॉयड हो गए? इसलिए अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि ऐसी ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिन्होंने इनका क्या किया, इनके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट किया। ठीक है, एब्रप्ट डंपिंग करी हमारे देश में, किसकी? ब्रिटिश सॉरी इंग्लिश मैन्युफैक्चरर गुड्स की। और हमारे जो लोकल आर्टिजन्स थे इनका एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से ले लिया। लेकिन चूंकि हम जब वेलफेयर की बात करते हैं तो हम बॉटम टू अप जाते हैं, यानी बॉटम में जो सबसे पहले है उसका ध्यान रखता है। डेमोक्रेसी अपने हर इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए काम करती है। तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देने के लिए इनके वेलफेयर की बात भी करी गई है। किनके वेलफेयर की? जो हमारे वर्कर्स और आर्टिजन्स हैं, जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए रहते हैं। और इसमें इस चीज को समझते हुए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है प्रॉपर तरीके से, वो ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कहाँ कहाँ मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ लेबर कोड होता है, लेबर कोड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि लेबरर्स के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, कितने वर्किंग आवर्स होंगे उनके लिए, उनका मिनिमम वेज कितना होगा, ये सब बातें जो है बताई गई हैं। जैसे एमजी नरेगा भी एक चीज है, जैसे 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा वर्कर्स को। जैसे एक क्या है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी है जो कि 2008 में बनाया गया था। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी रिलेटेड टू द आर्टिकल 43, यानी लिविंग वेजेस से लेकर, कि भाई इतना तो लोगों को मतलब वेजेस यानी कि पैसा दिया जाए जिससे वो अपनी लिविंग यानी जीविका का अर्जन कर सके, अपने लिए कमा खा सके, इतना तो हम उन्हें प्रोवाइड कराएं, इतनी सुरक्षा तो हमें दें। बेटा इसमें एक आप और सीख सकते हो जिसका बहुत ही प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट आज को, आजकल उसको, वो है खादी। आपने देखा होगा खादी का प्रमोशन बहुत हो रहा है। सो खादी को प्रमोट करना। दूसरा क्या है, जैसे मिलेट्स का प्रमोशन करना। ठीक है, जैसे एक आप लोग आजकल देख रहे होंगे इंडिजीनस टॉयज का प्रमोशन। ठीक है, यूपीएससी इनके क्वेश्चन भी पूछ रही है टॉयज के बारे में, रीजनल टॉयज के बारे में। साथ ही साथ जैसे कि वीविंग, ठीक है, बुनाई बुनकर, यानी कि मैंने कहा था कि G20 में भी बहुत सारी साड़ीज का जो है कलेक्शन शो ऑफ किया गया था। इस तरीके से चीजें जो है सरकार मुख्य धारा में ला रही है, किसको? आर्टिजन्स के लिए। और साथ ही इसमें एक चीज जो है जो कि आगे 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जोड़ी गई थी, उसे कहा गया था
कॉरपोरेटिव सोसाइटीज, जैसे कि एग्जाम्पल होता है कॉरपोरेटिव सोसाइटी का, जैसे अमूल, है ना। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, बहुत सारी ऐसे अथॉरिटीज को डेवलप किया गया, बहुत सारे ऐसे पॉलिसी और प्रोग्राम को डेवलप किया गया जिससे कि हमें सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो है हम बना सके और दे सके व्यक्ति को इसके बारे में इनकी जो भी चीजें हैं। इसके बाद इसमें बेटा आर्टिकल 43 में 43A इंक्लूड किया गया। 43A इंक्लूड किया गया कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये क्या कहा गया है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कोई भी वर्कर अगर अपने इंडस्ट्री का मैनेजमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, यानी 1976 और कहा गया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसी में बेटा खादी वगैरह आता है, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अच्छा, इसमें मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे इंडस्ट्रीज में कई लोगों को लग रहा होगा ये किस तरीके की इंडस्ट्रीज है। जैसे मैं एग्जांपल आपको खादी दे रही हूँ। खादी किससे जुड़ा हुआ है? कॉटन से। कॉटन क्या है? एग्रीकल्चरल एक कमोडिटी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉटन का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है और जिस तरीके से जो गुड्स बाहर से बन करके आ रही थी, ब्रिटिश कॉटन से बनकर, ब्रिटिश जो कॉटन प्रोड्यूस करते थे उसके मुकाबले जो इंडिया का कॉटन था वो बहुत अच्छा रहा करता था। तो वो क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जा करके वहां पे पूरे से फाइन गुड्स बना करके हमारे भारत में बेच दिया करते थे ला करके चीजें। हमारे यहाँ कॉटन जो है उसके एग्रीकल्चर को क्या किया जाता है, सब्सिडाइज भी किया जाता है, कई बार उसको एमएसपी भी दिया जाता है, ताकि हमारी जो खादी इंडस्ट्री है जो कि बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, हमारी इंडिजिनियस इंडस्ट्री है, इसको सिक्योर किया जा सके, इसका मैनेजमेंट किया जा सके। तो इसके लिए खादी का ऑपरेशन भी होते हैं बेटा। लेकिन आप लोग खादी तक लिमिटेड नहीं रखी रहिए, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम, तो हम ऐसे एग्जाम्पल भी लेके आए जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंट सुने होंगे, जैसे कि हमदर्द, बहुत कम लोगों को पता होगा, जैसे हमदर्द के तेल दवाइयाँ ये सब आती हैं। तो ये बेटा हमारे यहाँ का जो यूनानी मेडिसिन है, ये भी हमारा क्या है, बहुत ही पुराना एक लिटरेचर है इसका, मेडिसिन से रिलेटेड। उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे अ, हमारी इंडस्ट्रीज हैं मेडिसिन से जुड़ी हुई और कपड़ों से जुड़ी हुई, जो कि पुरानी इंडस्ट्रीज हैं। इन सारी इंडस्ट्रीज को सिक्योर करने के लिए इन्हें क्या दिया गया, सेमी गवर्नमेंटल या फिर इसको कहते हैं असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया सरकार की तरफ से, और इन्हें मैनेज करने की बात भी करी गई, क्योंकि इनका मैनेजमेंट ही तो बिगाड़ा है ब्रिटिशर्स ने। तो इनको मैनेज अब कौन कर रहा है, स्टेट, क्योंकि वो क्या वेलफेयर की पॉलिसी लेना चाहता है, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रोवाइड करना चाहता है। और सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर किसका एक प्री रेक्विजिट है, किसी डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का प्री रिक्विजिट चूंकि सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर है, सो द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्किंग इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री भी किसका पार्ट हो जाता है, हमारे डीपीएसपी का आर्टिकल 43 सब क्लॉज ए का पार्ट हो जाता है, जो कब जोड़ा गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें हमारे लिए मैनेजमेंट कैसे किया गया था, जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ लेबर लॉज लाए गए थे, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन ना हो हमारे यहाँ लेबर का, बेगार ना उससे कराई जाए। तो जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948,
में जो है कुछ संशोधन किए गए। साथ ही साथ फिर क्या किया गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी बनाया गया। ये सारे एक्ट ही तो बना रही है सरकार इनको मैनेज करने के लिए। 1947 जो था इसको भी बनाया गया। फिर उसके बाद लेबर एक्ट 1970, और बहुत पहले जो हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन का था वो था ट्रेड यूनियन, व्यापार संघ जो होते थे उनमें भी संशोधन किया गया और मैनेज किया गया वर्कर्स को। ट्रेड यूनियन एक्ट 1976, ठीक है। ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड करता है स्टेट वर्कर्स के मैनेजमेंट के लिए, वर्कर्स के इंडस्ट्री में एक वेलफेयरिस्टिक पार्टिसिपेशन के लिए। सो द खादी, हमदर्द, लेबर लॉज, यूनानी मेडिसिन की ये, और साथ ही ये सारे जो लेबर लॉ मैंने चारों बताया, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्री एक्ट, लेबर एक्ट, ट्रेड यूनियन, ये सभी बनाए गए टाइम टू टाइम। तो ये सारे लेबर लॉ के माध्यम से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, ये इंश्योर करता है स्टेट, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43 जो था वो बेटा बेसिकली 2011 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B जो है वो ये बताता है कि हमारे यहाँ किसका डेमोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। है कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे कि अमूल, सरकारी संघ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बेटा कुछ नियम कानून होते हैं, मैं इनको सेपरेट कल बताऊंगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली होती क्या है, किसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या नियम है, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, और सरकार किस तरीके से असिस्टेंट देती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ये समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहो तो अमूल, अमूल क्या है, एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मिल्क प्रोडक्शन करती है, जिसमें बहुत सारे गांव के जो लोग होते हैं उन्होंने एक समूह बनाकर क्या किया है। अगर आपको अमूल का फुल फॉर्म पता नहीं पता तो मैं बताती हूँ, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यानी कि जो मिल्क को प्रोड्यूस्ड मिल्क होता है उसको इस तरीके से पैकेज्ड फूड में बनाना और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, जिससे वो लोगों के काम आ सके और जितने भी वर्कर इससे जुड़े हुए हैं उनका इंटरेस्ट भी क्या हो सके, फुलफिल हो सके। तो राजस्थान में जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे होकर के दूध इकट्ठा करना एक जगह, फिर उसका प्रोसेसिंग करना और लेकर जाना। तो जो लोग जितने लोग इस काम में जुड़े हुए हैं उनका जो मैनेजमेंट है लॉस के माध्यम से और सरकार असिस्टेंट के माध्यम से इनके प्रोग्रेस की बात करती है। 43B में इस तरीके के संघ बनाने के ऊपर क्या किया है, सरकार ने सहायता देना आवश्यक समझा। तो इस तरह का प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का सरकार क्या कर सकती है, कर सकती है। अब आप इसमें देखिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्रोल लिखा है, यानी कि सरकार इनको क्या देती है, असिस्टेंस देती है। असिस्टेंस देने का मतलब वेदर इट इज फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। तो इस जैसे कि आप वेटनरी असिस्टेंस देना, अब चूंकि गायों से रिलेटेड है और दूध से रिलेटेड है तो वहां पर एक्सपर्ट्स देना, डेयरी एक्सपर्ट्स को प्रोवाइड करवाना, वेटनरी प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड कराना, वेटनरी कोर्स चलाना भारत के अंदर, वेटनरी कोर्स के थ्रू
जो है लोगों को इनवाइट करना, एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट करना, वेटनरी कोर्स के लिए कॉलेजेस में सीटें देना, तो कॉलेजेस खोलना वेटनरी के, तो इस तरह की सारी चीजें रिसर्च के लिए प्रोवाइड कराना, तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरह का असिस्टेंस होता है, जिससे कि हम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो है इस तरीके की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो स्थापित की गई हैं, और इसके लिए क्या है, एक मिनिस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल होती है जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, बेटा वर्ड से समझो, कोऑपरेशन माने दो लोग जो है वो आपस में सहयोग से काम कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन इसके लिए मिनिस्ट्री है, और इसमें बहुत सारी इनोवेटिव स्कीम्स भी लाई जाती हैं टाइम टू टाइम, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। तो ये हमने अभी तक यहाँ तक समझ लिया है कि हमारे कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, आर्टिकल 43, 43 में है 43A, 43B, जो कि 43 और 40A ए और बी क्या है, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, उन्हें ऐड किया गया। 43A को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, और 43 को ऐड किया गया है, 43B को ऐड किया गया है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। यहाँ पे मैं आपको कुछ अप्रोच बताती हूँ कि पढ़ना कैसे है। जैसे क्वेश्चन, अगर मैं अभी आपसे पूछूं, आपने जितना वीडियो अगर अभी तक देखा है, डीपी एसपी एडेड आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक मिनट, इधर मुझे करेक्शन करना था, पहले मैं वो करके दे देती हूँ आपको। ये गलत है, ये 42nd है। इसमें आप समझिए, जैसे कि डीपीएसपी एडेड आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आपको दिमाग में क्या रखने हैं, बाकी सब चीजों को आपको पढ़ लेना है, पर रटना क्या है वो मैं बताती हूँ। रटना ये है, रटना है आर्टिकल 39A। क्या था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। क्या था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। एड माने सहायता होता है, फ्री लीगल, ठीक है। ये कब जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। फिर दूसरा क्या है, सॉरी 43A, इसमें क्या कहा गया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट, और हम ये कह सकते हैं इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B क्या है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये आपको रटा होना चाहिए, ये फैक्ट कि ये तीन चीजें जो है डीपीएसपी में, वह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। तो क्वेश्चन हमेशा यहीं पर घुमाया जाएगा। ये क्या दिखाता है, आपके प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोग्रेसिव
नेचर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, इसी से आपको मीन्स का भी डिराइव करना है. दैट ऑल्सो इंडिकेट्स द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस. ठीक है. दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ठीक है. तो ये सभी चीजें जो है, इतनी चीजें आपको डिराइव करनी है इससे. और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PYQ है 2013 का. और इसी के पैटर्न पे ये पैटर्न रिपीट हुआ है 17, 19 और 22 और 23 में. इस तरीके से आपको इस चीजों को याद करना है कि यही इसी से क्वेश्चन जो है आता है. पूरा पढ़ लिया जाता है. इसके बाद ये देखा जाता है कि क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर फोकस किया गया है उस टॉपिक से. तो इस पूरे टॉपिक से ये फोकस किया गया है कि प्रोग्रेस कैसे किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, DPSP ने कैसे प्रोग्रेस किया है. तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है. इसके बाद इसमें क्वेश्चन का जो एरिया है वो यहीं तक है. इसके बाद जैसे कि अब इसमें एक चीज आप और याद कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये बता दिया ना. एक मिनट बेटा, एक मिनट. इसको थोड़ा सा याद रखना. यहाँ पे इसको याद रखना है. ये थोड़ा मिस्टेक हुआ. ये ऐड किया गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में. और ये जो है ना, ये 2018 का PYQ है. ये तीनों की बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी अगर इस सेक्शन से सवाल आ रहा है, 13 में आ रहा है, 18 में आ रहा है, बहुत से चांसेस है कि ये आगे भी आ सकता है. तो इस तरीके से अप्रोच बनती है कि हमें कैसे पढ़ना है. तो दिस इज द वे आपको याद रखने का तरीका. पूरे DPSP पढ़े, उसके बाद वो सेक्शन जो है याद रखे. यानी एग्जाम का जब टाइम आएगा, एक आध महीने बचेगा, इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको रिवाइज करके चलना है कि हाँ इस DPSP के इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं. सपोज आप मेंस लिखने जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि मेंस में जो क्वेश्चन आता है, तो अगर मुझे कभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करनी हुई या सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की मुझे बात करनी हुई, जो कि सोशल जस्टिस पार्ट है आपके इसी पेपर का, पेपर नंबर 2 का, तो मैं यहाँ पे 43A, B और 39A का भी जो है जिक्र कर सकता हूँ. इसके बाद हमारा आर्टिकल आ जाएगा UCC. इसके बाद हमारा आर्टिकल आएगा 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है. यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है. यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. इसका फुल डिस्कशन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या बात कही गई है. मैंने प्रीवियसली ये कहा था कि स्टेट्स को गाइडलाइंस होती हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा. कि स्टेट जब कोई पॉलिसी मेकिंग करे तो वो क्या कर सकता है, सर्टेन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक बताए गए हैं. कौन से प्रिंसिपल हैं? इम्प्लिसिटली मेंशन, not explicitly mentioned, but the implicitly we derive that these principles are Gandhian, social, oh sorry, हाँ yes, गांधीयन है, सोशलिस्ट और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं. जैसे कि पंचायत है तो गांधीयन कह सकते हो आप. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को आप सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हो. तो इन प्रिंसिपल्स को याद रखा जाए, क्योंकि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट एट द सेम टाइम
ये कहा गया है कि डीपीएसपीस जो गाइडलाइंस देते हैं स्टेट को, दिस इज नॉट मैंडेटरी ऑन द स्टेट कि वो इनको एस्टैब्लिश करे, दीज आर ओनली मेयर गाइडलाइंस, दे वर नॉट प्रेशराइजिंग स्टेट टू इम्प्लीमेंट दैट, प्रेशर नहीं कर सकते और इनके एवज में आप इनको एनफोर्स भी नहीं करा सकते, यानी कहने का मतलब आप कोर्ट में जाके स्टेट को प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी चीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। ऐसा देखिए, सारे डीपीएसपी जो हैं मैक्सिमम 99% जो है स्टेट ने क्या करे हैं, स्टैब्लिश करे हैं, यानी सारे जो राज्य हैं उनके अंदर जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जो भी आर्टिकल 12 की परिभाषा के अंदर आता है उन्होंने उसको स्थापित करने की बात कही है। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज सम आर्टिकल्स जो हैं जो डीपीएसपी में प्रोवाइड किए गए हैं जिन्हें कुछ स्टेट ने तो अपनाया है पर कुछ स्टेट में अभी भी वो डिबेटेबल है। क्यों डिबेटेबल है? क्योंकि इसके संबंध में लॉ बनाने का जो अधिकार है वो जुडिशरी का नहीं है, इनके संबंध में लॉ बना करके उन चीज को स्टैब्लिश करने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। तो जुडिशरी ओनली कैन गाइड द अथॉरिटीज, ओनली कैन से थिंग्स टू द अथॉरिटीज कि आप ऐसा कर सकते हैं, कैन, मे कर सकते हैं, बट court cannot say state shall do that because these are not enforceable. DPSPs are not enforceable. तो कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन shall करना ही चाहिए नहीं सही है। तो state can do that, ये सब बातें जो है किसके अंडर आती हैं, पूरी तरीके से पार्लियामेंट का एक अधिकार है इसके बारे में लॉ बना करके किसी प्रिंसिपल और पॉलिसी को क्या कर देना, इंट्रोड्यूस करा देना। यूसीसी इज वन ऑफ दोज मोस्ट डिस्कस्ड आर्टिकल, क्योंकि इसको बहुत सारे स्टेट्स ने जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया है। यूसीसी का क्या बैकग्राउंड है ये भी हमें समझना जरूरी है। गोवा एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, प्रदेश है जहां पर यूसीसी लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पे अगर हमें सिविल को समझना है तो हमें दो शब्द समझने पड़ेंगे, सिविल लॉ एंड अदर इज क्रिमिनल लॉ। मैंने पहले बताया था कि सिविल लॉ हमेशा दो पार्टीज जो हैं उनके बीच के डिस्प्यूट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ तो होते हैं मतलब स्टेट, एक तरफ होता है अदर पार्टी, ठीक है, इस तरीके का क्रिमिनल लॉ होते हैं। क्रिमिनल लॉ कब आए बेटा हमारे यहाँ, नाइन क्रिमिनल लॉ पहले थे मगर उसको पूरी तरीके से पहले एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी क्या थी, एक ही जगह थी, कहने का मतलब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते थे वही इस पे फैसला दिया करते थे कुछ क्रिमिनल लॉज पे। पर 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाया गया और उसके बाद ये जो दायरे हैं सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ को जो है मजिस्ट्रेट के दायरे से हटा करके पूरी तरीके से क्या है कोर्ट लॉ के तहत लाया गया। तो वो सीआरपीसी जो है 1973 में हमारे इम्प्लीमेंट किए गए। ये क्या है, यूनिफॉर्म इन नेचर है, आप समझना क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, यूनिफॉर्म इन नेचर, यानी सीआरपीसी का किसी धर्म विशेष के लिए कोई अलग सीआरपीसी, किसी अन्य धर्म के लिए कोई अलग सीआरपीसी, ऐसा नहीं है। सीआरपीसी की जितनी भी सेक्शंस हैं वो सभी पर इक्वली अप्लाई होते हैं, वेदर वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। क्रिमिनल का जो प्रोसीजर है वो सबके ऊपर एक सा लगता है, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल लॉज, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे सिविल लॉज हैं, भूमि से संबंधित, कमोडिटी से संबंधित, ठीक है, मटेरियल गुड्स से संबंधित, जो क्या होते हैं, एक से हैं। बट कुछ ऐसे लॉज हैं सिविल लॉज के अंदर जो आते हैं जो कि
रिलीजन बेस्ड हैं। रिलीजन बेस्ड कहने का मतलब कौन से लॉ है? दैट इज कॉल्ड पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज कौन से लॉज है? ये वो लॉज है बेटा जो कि चार चीजों से रिलेशन रखते हैं: मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। चौथा अडॉप्शन है या नहीं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको मैं बता देती हूँ कि लेकिन ये सारे जो लॉ हैं वो बेसिकली इन रिलेशन विद क्या है? इन रिलेशन विद वो सही है, अडॉप्शन ही है। तो ये मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन ये चीजें हैं पर्सनल लॉ। कहने का मतलब ये कैसा मैटर है? मैटर बेस्ड ऑन रिलीजियस डाइवर्सिटी। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि बेटा ये जो है, ये जो पर्सनल लॉज हैं वो हमारे यहाँ पर कब के हैं? देश आजाद होने के पहले के। समझिए ऐसा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में इतनी रिलीजियस डाइवर्सिटी थी, और जैसा कि वो 1857 के रिवोल्ट में देख चुके थे कि रिलीजन का जब बात आती है तो बूम होता है, यानी कहने का मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इंडियंस कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस एजिटेशन से डरकर कभी भी सारे लॉज पे उन्होंने छेड़छाड़ करी ब्रिटिशर्स ने, बट दे नेवर इन्फ्रिंज द पर्सनल लॉज रिलेटेड टू द मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस एंड एज वेल एज अडॉप्शन। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट होते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट होते हैं, शरिया के लॉ होते हैं, डिवोर्स में जैसे खुला, ठीक है, और जैसे कि हमारे बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि पर्सनल लॉ के दायरे में आती हैं। इनमें जो है क्या नहीं करता, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, इनके अपने लॉ हैं और हर धर्म अपने हिसाब से मैरिज के, डिवोर्स के, इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंश के, और अडॉप्शन माने बच्चे गोद लेने के जो नियम कानून है उनको मैनेज करता है, पहले से कर रहा है ये। ठीक है, तो जिस तरीके से सीआरपीसी है ना, सारे इंडिविजुअल्स को एक ही लॉ के नीचे लाने की बात की गई है, ऐसे ही बात की गई थी आर्टिकल 44 में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा ये एक विजन रखा गया था कि हमें भी अपने देश में क्या लाना चाहिए, ये अलग अलग लॉज ना लाते हुए एक सा लॉ लाना चाहिए। तो कई बार ये डिबेट होती है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी लोग, सभी धर्मों के लिए एक सा ले आना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि समय समय पर धर्म में कुछ ऐसी पर्सनल लॉ के दायरे में प्रैक्टिसेस हुई हैं जो कि क्या है, ह्यूमन के फंडामेंटल राइट को अब्रिज करती हैं। सपोज आप डिवोर्स को देख लीजिए। आई मैंने आपको डिस्कस किया था ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि क्या है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि मैरिज है किसमें, हिंदू में, इसमें सपिंडा लॉ लगता है। ठीक है, सपिंडा लॉ का कहने का मतलब कि फादर के जनरेशन की कुछ जनरेशन तक और मदर की कुछ जनरेशन तक आप एक ही क्या बोलते हैं क्लैन में यानी गोत्र में विवाह नहीं कर सकते, ऐसे कुछ मैरिज के रूल है हिंदू मैरिज एक्ट में। ठीक है, और इंटरकास्ट मैरिजेस प्रोहिबिटेड हैं कई जगह। ठीक है, तो इस तरीके का जो लॉज है इनको जो है क्या करा गया है, टाइम टू टाइम मैनेज किया गया है। तो आगे जो हमारा यूसीसी है वो इन्हीं इसी डिबेट पर है कि ये पर्सनल लॉज क्या हैं, कैसे होने चाहिए, क्या सभी स्टेट को इसको लागू करना चाहिए, और कुछ स्टेट के कुछ के पक्ष में अपने विचार रखते हैं, कुछ विपक्ष में। बेसिकली आर्टिकल 44 इज द डिबेटेबल इशू, मगर इसमें कोर्ट जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ लेकर आए, क्रिमिनल लॉ जैसे जैसे सीआरपीसी एक ऐसा सिविल लॉ ले आए जो सभी धर्मों पर लागू हो जाए, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया रिलीजियसली इतनी डाइवर्स कंट्री है कि पूरी तरीके से ये क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि हर रिलीजन जो है उसके अपने कस्टम और प्रैक्टिसेस हैं। हर कस्टम और प्रैक्टिसेस को आप एक ही छत के नीचे ला नहीं सकते, ये बहुत ही डिबेटेबल इशू हो जाता है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तब तक आप फर्दर रिवीजन करिए और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। तब तक के लिए थैंक यू।